मैं खिड़की के मन से कुशल आपका स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि खिड़की का 1 वर्ष पूरा हुआ है और खिड़की उत्सव के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस संवाद में हमारे गेस्ट है कुशल दौनेरिया जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। बहुत शुक्रिया चित्रा, और खिड़की के 1 साल पूरे होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका भी बहुत जी, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, लाइव सेशन के लिए। अरे आपका शुक्रिया कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। यू वेलकम। चलिए, आप सभी का स्वागत है। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी अगर कुशल से कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी, काफी लोग जुड़ गए हैं। कुशल, हम स्टार्ट करें? बिल्कुल। ओके। तो कुशल, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने मास्टर्स अभी ख़त्म किया हिस्ट्री से। सरकारी नौकरी की तलाश में हूँ, उसको पाने की कामना रखता हूँ और शायरी करता हूँ साथ में। लिखने पढ़ने का शौकीन हूँ। बशीर बद्र साहब, परवीन शाकिर, जमाल एहसानी साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं। कहाँ से हैं आप? हाँ यूपी? हाँ, ये मैं भूल गया। मैं यूपी आगरा से? से हूँ। प्रॉपर जी। आगरा से नहीं, आगरा से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बाह, BAH। तो पहले क्या था, ओके, यमुना बाह। नदी वहां से हाँ गुजरती थी। तो वहां पे उस स्पेसिफिक जगह पे ना बहाव तेज हुआ करता था, जहां से बहाव से वो नाम आया बाह। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ओके, ओके। बहुत ही खूबसूरत जगह से बिलोंग करते हैं आप। जैसा कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल इससे रिलेटेड ही है कि इतने टफ एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन आप शायर हैं, इतने मंचों पर आप परफॉर्म कर चुके हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप एक साथ इतना सब? हो जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी जब नई नई चीजें शुरू की थी, लेकिन अब धीमे धीमे आदत में आ गया। तो शायरी भी चलती रहती है। शायरी तो 24 घंटे, जैसे सांस लेना चलता रहता है उसी तरह से शायरी 24 घंटे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रहती है। और पढ़ाई अपनी टाइम टेबल से, तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे हम सांस लेने के साथ साथ दूसरे काम करते रहते हैं, उसी तरह से शायरी है मेरे लिए। तो तो शायरी वो आपके लिए सांस लेने जितनी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो दखल नहीं देती बाकी चीजों में। पहले दिया करती थी? हाँ, शुरुआत में दिया करते थे बहुत ज्यादा। अच्छा। कुशल, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, आपने उसमें से गजल को ही क्यों चुना अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चित्रा। गजल मुझे लगता है कि देखिए, जैसे गजल में कई सारे शेर होते हैं और ये जो जी। अशार होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब मैंने गजल का चुनाव इसलिए किया क्योंकि यहाँ हर शेर में एक अलग तरह की बात की जा सकती है। किसी तरह की जी। पाबंदी नहीं है ख्यालों को लेकर। पहला शेर मैं माँ के लिए लिख सकता हूँ, दूसरा शेर महबूब के लिए लिख सकता हूँ, तीसरा शेर मैं देश के लिए लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी चीज से। चौथा बेवफा का जिक्र करके लिख सकता हूँ। तो इसमें ख्यालों की कोई भी पाबंदी नजर नहीं आती। इस वजह से गजल मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर करती है और इसीलिए गजल के चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं। जी। ये वो सिन्फ है, ये वो विधा है जो जब से वजूद में आई है तब से फैलती जा रही है। मतलब अब तो गजल जो है, मैंने सुना है कि इंग्लिश में भी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा बांग्ला अच्छा। में, उड़िया में और राजस्थानी में, पंजाबी में कितनी सारी, मतलब गजल फैलती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो इसकी खूबसूरती सबसे ज्यादा इसी बात की है क्योंकि ये ख्यालों की पाबंदी को तोड़ देती है और हम बिल्कुल आजाद हो जाते हैं उस चीज को लेकर। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि ये ख्यालों की पाबंदी को तोड़ देती है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक गजलकार के रूप में आपकी यात्रा शुरू कैसे हुई? मतलब कब आपके जहन में आया कि गजल लिखनी चाहिए, या कब से आपने लिखना शुरू किया? लिख तो हम शुरू से ही रहे थे। मतलब जब छोटे थे तभी घर में कबीर के रोह दोहे, रहीम के दोहे,
और रामचरितमानस इनका पाठ होता था, फिर म्यूजिक तो चलते ही रहता था। तो हमेशा से वो चीज बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। मैं मतलब हमेशा से सोचता था कि पता नहीं कैसे लिख लेते हैं लोग, राइम बना लेते हैं और किस तरह से लिख देते हैं, कितना अच्छा लगता है सुनने में, एक धुन सी क्रिएट हो जाती है। बचपन से ही इसका शौक था। फिर जब 6th 7th क्लास में था उसके बाद लिखना शुरू किया। मुझे याद है 7th क्लास में मैंने एक हमारे स्कूल में 26 को रिपब्लिक डे पर एक स्टेज परफॉर्मेंस हुआ करती थी। मतलब पूरा मंच सजता था और एक ही स्कूल था वो हमारे पूरे टाउन में, तो वहां पे हजारों लोगों की भीड़ आती थी, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था। अभिशार भैया बिग फैन टू। तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था और मैं सर के पास गया, बोला कि मुझे भी कोई चांस दे दो, कहीं खंबा बना दो या पेड़ बना दो जैसे मैं भी स्टेज पे आ जाऊं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब तो सारी जगह फुल है, अगर तुम्हारे पास अपना कुछ है तो लेके आओ, फिर देखते हैं। फिर उस हम्म। टाइम पे मैंने एक कविता लिखी थी, तो वो मैंने उनको सुनाई तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आई। फिर जब 26 को मैंने उसको परफॉर्म किया, उसके बाद वो उस वक्त पे क्या होता था कि जैसे आपने कोई अपना आपकी जब एक बार परफॉर्मेंस होने के बाद अगर किसी को आपका काम पसंद आया स्टेज पर, या तो वो क्या करते थे, वो जो टीचर होते थे उनके पास जाकर बोलते थे कि 10 रुपए हम इस बच्चे को देना चाहते हैं, 20 रुपए इस बच्चे को देना चाहते हैं, इस तरह से प्रोत्साहन के उस तरह से। हाँ हाँ। और स्कूल क्या करता था, वो पैसे लेकर उनकी फीस से कट कर देता था, पैसे नहीं देता था बच्चों अच्छा। को, इस तरह से होता था। तो फिर उस वक्त जब ये चीज शुरू हुई तो मैंने वो कविता पढ़ी। कविता पढ़ने के बाद जब मैं स्टेज से उतर गया, फिर अनाउंसमेंट शुरू हुई, राम प्रकाश की तरफ से 20 रुपए, कुशल दोनिरिया को इनकी तरफ से इतने रुपए। और 15-20 मिनट तक वो अनाउंसमेंट चलती रही। मतलब लोगों को वो कविता इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि 4-5 महीने की फीस माफ हो गई थी मेरी। तो वाह। यहाँ से लगा क्या कि बात हाँ, है। मतलब ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने लिखना शुरू की। 6th या 7th क्लास की बात है। और उसके बाद तो फिर लिखते रहे, लेकिन ऐसा कहीं वो नहीं हुआ कि कहीं परफॉर्म किया हो या कुछ किया हो। दिल्ली आने के बाद बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब ये छूट गई चीजें, उतना लिखने पे ध्यान नहीं रहा, या गौर नहीं किया उस चीज पर कि लिखना भी है या फिर इससे कुछ बन भी सकते हैं, या फिर ऐसा मतलब बिल्कुल जहन में नहीं था। फिर बाद में एक ऐप, आपने सुना योर कोड करके एक ऐप आया था, तो उसमें क्या था, जी उसमें लिखते थे तो एक बढ़िया सुंदर सा वॉलपेपर लगाकर और जो भी आप जी सोचते हो वो लिख दो। तो वो मेरे दोस्त ने जी एक जी। पोस्ट की थी तो बड़ा सुंदर सा लगा, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे लिखता हूँ, तो उस पर लिखना शुरू किया। तो उस पे तो लगातार लिखता था, मतलब दिन में 3-3 4-4 पोस्ट, 5-5 पोस्ट, इतना सुंदर सा लगता था। तो लोग तारीफ भी कर देते थे, कभी कभी कुछ लोग नाराज भी होते थे कि भाई तुम व्हाट्सएप इसी से, व्हाट्सएप स्टेटस तब आ गया था कि तुम तो इसी में मतलब भरा रखते हो व्हाट्सएप, कितना लिखते हो, क्यों लिखते हो, ये सारी चीजें। खैर बाद जी में ओपन माइक का पता लगा कि ओपन माइक्स जी। होते हैं दिल्ली में, तो इस तरह से ओपन माइक्स में जाने के बाद पता लगा कि मीटर्स होते हैं, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर तरीके से गजल लिख सकते हैं। इस तरह से फिर वो सफर जो चलता रहा, एक के बाद एक चीजें जुड़ती अच्छा, गई। जैसा कि आपने बताया कि आपने 6th 7th क्लास में जो पोयम लिखी थी जिसने इतनी वाहवाही लूटी हाँ, है, आपको याद है क्या वो पोयम अभी? सबसे बुरी और दुखद बात यही हुई कि वो जिस पेपर पे मैंने लिखी हुई थी, वो क्योंकि ध्यान नहीं था, इतना कभी सोचा नहीं था कि किसी का मतलब भी है। वो तो 26 जनवरी हो गई, प्रोग्राम हो गया, फेंक दी इधर उधर। कुछ वक्त तक उसकी कुछ लाइंस याद भी थी, लेकिन फिर जी। बाद में कुछ मतलब अब तो कुछ भी याद नहीं है कि क्या था उसमें, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। और इस चीज का अफसोस भी बहुत होता है। वो पहले ही लिख के रखनी चाहिए थी, संभाल के रखनी चाहिए थी। जी, मुझे भी अफसोस हो रहा है कि जिस कविता ने इतनी वाहवाही लूटी वो तो सुनने को मिल ही जानी चाहिए थी। खैर, बारात के ऊपर कोई तो आपने फनी सी इतने शुरू। मतलब मजाहिया कविता थी वो। अच्छा। तो उसमें दूल्हे के परिवार का अलग अलग तरीके से वर्णन किया हुआ था, उनका जिक्र था, तो फनी वे में थी, मजाहिया उसमें। क्या बात है, फिर तो वो होनी चाहिए थी। खैर, कोई बात नहीं। जब गजल की बात हो ही रही है तो कुशल, आप क्या मानते हैं गजल की खूबसूरती क्या चीज है? जो अभी मैंने जो पहले बात कही ना, जब आपने बोला था यार गजल ही ख्यालों आपने की क्यों चुनी है, आजादी। हाँ उसमें ये हाँ, है ख्यालों की। कि उतनी पाबंदी नहीं, मतलब रदीफ काफिये की तो पाबंदी है, और पाबंदी नहीं, वो चीज गजल की खूबसूरती, कोई खूबसूरती में इजाफा करती है वो चीज, कि उसमें रदीफ रिपीटेशन हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज है गजल की वो ये है कि इसमें बिल्कुल ही आजादी है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, ख्याल को लेकर नहीं है,
पहला ख्याल आप, मैंने जो जी बात बताई, माँ को डेडिकेट कर सकते हैं। दूसरा शेर आप सिस्टर के लिए लिख सकते हैं। तीसरा सोशल लिख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अशार की भी पाबंदी नहीं है। आप जी 3 शेर भी रख सकते हैं, 4 शेर भी रख सकते हैं, 10 शेर भी रख सकते हैं। सोनेट की तरह नहीं है कि 14 लाइन लिखनी है, हाइक्यू की तरह नहीं है कि 3 लाइन लिखनी है। तो ये भी आजादी है। ये दोनों चीजें मुझे काफी पसंद है। अपनी बात भी पूरी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। वाह, सामने वाले की वाह भी मिल जाती है। हाँ, मतलब ये। अ, तो जब हम गजल की बात करते हैं तो कई बार बहर को लेके प्रश्न बनता है। हाँ। लिखने वालों का, या ये कहे कि शायरों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि जो गजल है वो बहर में होनी चाहिए, जबकि कुछ शायर, मतलब कुछ लिखने वाले जो लिखते हैं गजल, जो कि बहर में नहीं लिखते, वो कहते हैं कि भाव महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, कविता में भाव होने चाहिए, गजल में भाव होने चाहिए, तो वो महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से आप कौन से वर्ग को सपोर्ट करते हैं? भाव तो सबसे मेन है ही। मतलब उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता किसी भी आर्ट के अंदर। अगर वो सिनेमा है तो उसका देखना पड़ेगा प्लॉट कैसा है, सेंट्रल आइडिया जी कैसा है, किस तरह से वो चीज चल रही है। पेंटिंग है तो वहां पे वो क्या शो करने की कोशिश कर रही है। कहानी है तो वहां पे ये सारी चीजें तो हमेशा, ख्याल तो सबसे अहम है। मतलब मुझे जी लगता है कि फन जो है, आर्ट जो है, उसका बेस ही आइडिया है, इमेजिनेशन है, ख्याल है। उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो चीज जब पोइट्री के अंदर ढल के आती है तो पोइट्री में एक सेकंड, वो चीज जब पोइट्री के अंदर आती है तो पोइट्री में जो मेन चीज होती है वो ये कि मतलब हम किस चीज को, जैसे जॉन एलिया साहब अपने एक बुक के दिबाचे में ये लिखते हैं कि आप प्रेमचंद को एक अच्छा कवि नहीं कह सकते। अगर उनकी लाइन को मैं, किसी सेंटेंस को अगर टुकड़ों में लिख दूं, तो क्या आप बोल देंगे कि हम्म प्रेमचंद तो बहुत अच्छे कवि थे? नहीं लिख सकते, हम्म नहीं बोल सकते, ऑब्वियस सी बात है। और तुलसीदास को हम लोग वो नहीं बोलते कि वो बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं या बहुत अच्छे लेखक हैं। लेखक, राइटर में तो खैर सभी आ जाते हैं। तो हम उनको स्पेसिफिकली पोइट कहते हैं ना, तुलसीदास को और जो दूसरे पोइट्स हैं उनको। तो मुझे लगता है कि पोइट्री का सबसे मेन पार्ट जो है वो है रिदम उसका। तो पोइट्री प्रोज से इसीलिए अलग होती है क्योंकि उसके अंदर रिदम होती है। तो पहली चीज तो भाव हो गया, भाव तो सबसे अहम है ही। दूसरी चीज ये है कि वो जो रिदम है, वो जो बहर है, वो उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि हम उसको मेहनत नहीं करना चाहते या फिर वो चीजें थोड़ा सा वक्त लेती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो खराब चीज है, यहाँ से हटना चाहिए, वो करना चाहिए। उसकी जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। अगर आप रिदम में लिखते हैं, बहर में लिखते हैं, तो उससे उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अब गाने ही देख लो आप, गाने जो हैं वो कितनी जल्दी जुबान पे चढ़ जाते हैं। और अगर हम बिल्कुल कोई उसका कोई जैसे कोई लाइन है, अगर हम उसको भूलते हैं तो हम उसको गुनगुना कर उसकी जगह पूरी कर देते हैं। जैसे जी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा ना 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 ना, ऐसे कर देते हैं। तो यही तो, जी यही चीज बहर है, यही उसकी खूबसूरती है कि आप रिदम उस रिदम इम्पोर्टेंट के है। जरिए, हाँ रिदम। तो मुझे लगता है कि हाँ, गजल के लिए रिदम इम्पोर्टेंट है, होनी बिल्कुल, चाहिए। बहुत सुंदर। जी जी बिल्कुल। मैंने खुद ने आपसे बहर सीखी थी। आपने और दक्ष ने जो एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, एक हाँ सेशन ऑर्गेनाइज हाँ हुआ था हाँ हाँ। पूरा कोविड के टाइम। जी। तो अब उस वो बात को 2 साल हो चुके हैं। अगर अब कुशल से कोई बहर सीखना चाहे तो क्या आप उपलब्ध रहेंगे? वैसे तो मैं वीडियोस पोस्ट करते ही रहता हूँ यूट्यूब पे लगातार। अभी मैंने मतलब अच्छा। जितना हो सकता है, मतलब आप यकीन मानिए मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं इस चीज को लेकर कि पोइट्री को कैसे अच्छा करें, ख्याल कैसे लिखें, भैया गजल और नज्म में क्या अंतर होता है, बहर कैसे सीखें, कहाँ से सीखें। सबसे मुश्किल चीज जी जो बहर को लेकर होगी वो ये कि सीखने का कोई जरिया नहीं है। कहाँ से जाकर सीखेंगे इस चीज को, वो नहीं पता लगता। तो इसके लिए मैंने खुद ही इतने सारे वीडियोस बना के पोस्ट किए हुए हैं यूट्यूब पर। और अवेलेबल तो है, मतलब हूँ ही, कितना हो सकता है उतना तो कर ही रहा हूँ। चीजें मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर ही रहा हूँ यूट्यूब के जरिए या इंस्टा लाइव के जरिए कैसे। और मुझे जी ये आपने लगता है कि सीखने वाले ना छिपरा सीख ही लेते हैं, उसको कोई रोक बिल्कुल नहीं सकता। वो कहीं भी, अच्छा हमें किसने सिखाया, हम भी इसी तरह से एक दरवाजे पे सर पटक दिया, दूसरे दरवाजे के आगे गए, फिर तीसरे पे। तो सीखने वालों को कोई नहीं रोक सकता। इतनी चीजें मुश्किल है नहीं। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो ये है कि आपको डेडिकेट एक अ, वो पूरा कोई आपको आदमी चाहिए जो प्रॉपर बैठ के आपको सिखाए। इस तरह से तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर जी आपके अंदर भूख जी है जी चीजें सीखने की तो निकलो बाहर।
बाहर निकलोगे तो 100 तरह के लोग बैठे हैं और सारी चीजें बताई जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। जी, तो कुशल हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हाँ मैं अगर तो आप में से किसी को भी दिक्कत हो तो वो हमेशा रेडी हैं। इतनी गजल और बहर की बातें हो रही हैं और कुशल आप सामने हैं और कोई गजल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी पसंदीदा सी गजल सुना दीजिए। वो जंग उसी वक्त पे हम हार गए हैं। आकाश गांधी लिख रहे हैं, बात करने का तरीका ही सही नहीं है। आकाश भाई कुछ अगर आप राय दें तो मुझे आप डीएम कर दीजिएगा। यहाँ तो अब जैसे लाइव चल रहा है तो ऐसे सही नहीं पड़ेगा ना, आप यहाँ बेइज्जती करें तो। हाँ, मैं आपको गजल सुना रहा था। जी। वो जंग उसी वक्त पे हम हार गए हैं, जिस वक्त पे लड़ते हुए वो बाल खोले हैं। हर कोई वाह। डबल रोल अदा कर रहा है दोस्त, हर कोई डबल रोल अदा कर रहा है दोस्त। ये कैसे मेरी फिल्म के किरदार चुने हैं। 15 मिनट को भी भुलाया नहीं जाता, जिस शख्स को 25 बरस बीत चुके हैं। 15 मिनट को भी भुलाया नहीं जाता, जिस शख्स को 25 बरस बीत चुके हैं। कोई मेरे अशार पे यूं रो के गया है, सहरा पे लिखी नज्म में तालाब मिले हैं। वाह। कोई मेरे अशार पे यूं रो के गया है, सहरा पे लिखी नज्म में तालाब मिले हैं। इतनी तो मेरी जान तेरी कीमत भी नहीं थी, ये जितने बड़े तुझ पे मेरे दांव लगे हैं। वाह वाह कुशल, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी तो मेरी जान तेरी कीमत भी नहीं है, जितने तुझ पे दाव लगे हैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है। कुशल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से जो आपके फॉलोअर्स हैं वो शुरू से आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं भी आपसे बहुत शुरुआत से जुड़ी हूँ, और वही लोग जो आपसे शुरू से जुड़े हैं उन्होंने आपकी इस साहित्यिक यात्रा को बहुत करीब से देखा है। आप भी अपनी साहित्यिक यात्रा को जब देखते होंगे, कभी अकेले में बैठकर सोचते होंगे, तो पीछे मुड़कर देखने पर कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चाहने वाले, प्यार करने वाले इतनी जल्दी इतनी तादाद में बढ़े हैं जितना सोचा नहीं था मैंने। मुझे लगता था कि ये जो सफर है वो बहुत ज्यादा लंबा है, वो है भी। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया या कुछ हो गया है, लेकिन जितनी रफ्तार से चीजें मेरे साथ हुई उसके लिए मैं हर एक इंसान का और हर एक चाहने वाले का शुक्रगुजार हूं, ईश्वर का भी। जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही है, आपने बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ मंच साझा भी किया है, जैसे कि शारिक कैफी साहब के साथ आपने मंच साझा किया है, बाल मोहन पांडे, वरुण आनंद जी। तो कैसा फील होता था स्टार्टिंग में? कि आप नर्वस रहते थे या एक्साइटेड रहते थे? नर्वस तो हमेशा ही रहता हूँ, अभी भी नर्वस ही हूँ। इसीलिए मतलब मैं भूल जाता हूँ कि कभी कभी सेंटेंस बनाने ही, फॉर्म करने ही अटक जाता हूँ उसमें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो नर्वसनेस तो हमेशा ही, अब थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि जैसे जब कहीं पढ़ रहा होता हूँ और शायरी के अलावा कोई बात करने की कोशिश करता हूँ तो मैं सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाता। ये बड़ा मतलब अजीब सी चीज है जो दूर नहीं होने में आ रही। दूसरी चीज ये है कि कैसा लगता है इनके साथ पढ़कर, बहुत खुशकिस्मत फील करता हूँ अपने आप को। मतलब हमारे बड़ों ने हमेशा, एटलीस्ट मेरे केस में, मुझको हमेशा आगे बढ़ाया है, इतनी जल्दी चीजें की, और हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट ही किया है शुरुआत से लेकर। शुरुआत में आशुतोष मिश्रा, अजल भैया, नीरज झा, और उसके बाद फिर बाल मोहन भैया, वरुण आनंद भैया से मुलाकात हुई अभी कुछ वक्त पहले। 15 तारीख को हम लोग फिर मिलने वाले जीएलई यूनिवर्सिटी में, मथुरा में। तो वो भी बहुत अच्छे से पेश आए और बड़ी अच्छी चीज होती है। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करती है जब आपसे बड़े, जिनको देखकर आप अपने सफर का आपने आगाज किया, जिनको देखकर आप सीख रहे हैं, वो लोग आपकी तारीफ करें। तो मेरे साथ तो सब ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया शुरू से लेके अभी तक, तो बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये तो सीखने की बात है। एक चीज ये होती है ना, जब आप बड़े और अनुभवी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, नो डाउट आपके लेखन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, वो तो बेटर होगा ही। एक होता है कि आप जब उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, तो एक आपकी व्यक्तित्व पर भी एक प्रभाव पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इसके बाद आपके पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंज आया है आप में? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। हाँ, अब जैसे
हमारे लिए तो जो हमसे बड़े जो शायर हैं वो हमेशा से एक स्टार रहे हैं। उनके साथ बैठना, फरहत एहसास साहब के साथ बैठना ही अपने आप में बड़ी बात है। मान लो जो कोई अगर एक्टिंग कर रहा होगा उसके लिए अमिताभ बच्चन के साथ बैठना जिस तरह से फील करवाएगा, उसी तरह से मेरा या हमारे लिए फरहत एहसास साहब के साथ बैठना है। और इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप फरहत एहसास साहब या ऐसी किसी महफिल में बैठते हैं तो शेरो शायरी की बातें होती हैं हमेशा। और कमाल की बात है कि 3-3 4-4 घंटे की नशिस्त के बाद भी आप इनके मुंह से इनका खुद का शेर नहीं सुनेंगे। अभी आज क्या होता है, आप किसी से मिलो, भैया आप बहुत अच्छा लिखते हैं और मैंने भी 2 लाइन जी लिखी है, सुनिए आप, इस तरह से। लेकिन इनके जी साथ जब आप बैठते हो तो आप देखते हो कि ये अपना शेर नहीं सुनाते हैं, और कहीं पे अगर कोई बात ऐसी आ गई जहां पे इनको अपना शेर सुनाना है तो ये, या मान लो वो कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया गया है, और उनके जहन के अंदर कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं आ रहा, अब उनको खुद का शेर ही सुनाना पड़ेगा। तो जी वो ये बोलते हैं कि मैं बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मुझे कोई दूसरा शेर अभी जहन में नहीं आ रहा, इसलिए बड़े माजरत के साथ मैं अपना शेर सुनाना चाहता हूँ या सुनाने वाला हूँ। तो कितनी जी कमाल की चीज है कि जो इंसान 40-50 साल अपने शायरी को दे चुका है और उसके अंदर भी इतनी झिझक है अपना शेर या अपना कलाम सुनाने से पहले, तो ये कितनी बड़ी जी चीज है। आकिब साबिर भैया हैं, उनसे मेरी शुरुआत में बात होती थी और काफी बात हुई। मतलब अगर मैं उसको एक बाइंड अप करूंगा तो अगर आप 100 घंटे की बातचीत मान लें तो उन्होंने उस पूरे 100 घंटे की बातचीत में उन्होंने कभी अपना एक शेर नहीं सुनाया। सबसे अहम चीज ये मुझे सीखने को मिली हमसे बड़ों में से। और जी बाकी यहाँ पे जो दूसरी चीज देखने को मिलती है वो है फ्रस्ट्रेशन। ये है कि लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर उनको सही वक्त पर सही चीजें नहीं मिलती। तो कई लोग ऐसे हैं जो फोन करते हैं, अरे मैंने एक शेर ये कहा था, मैंने उसके बाद ये शेर कहा था, मैंने ये शेर कहा था। तो वो चीज मुझे यहाँ से सीखने को मिली कि ऐसा नहीं करना है। अपना शेर या अपनी चीजें तभी सुनानी है जब आपके पास कोई दूसरा चाह रहा हो। तो जी ये बहुत उनके ही व्यक्तित्व को महान बनाता है ये चीज, और वो ये दिखाता। और दूसरी चीज है पढ़े लिखे, मतलब इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है। हमको तो हमारी हिंदी और उर्दू का ही नहीं पढ़ा पता। मतलब हमने तो कितने शायर पढ़े होंगे, मुश्किल से 10 शायर 15 शायर, कितने शेर याद होंगे, मुश्किल से 30-40-50। लेकिन जब आप शारिक कैफी साहब सर के साथ बैठेंगे तो आप ये समझिए, मतलब उन्होंने रशियन लिटरेचर पढ़ रखा है, इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ रखा है, उर्दू और हिंदी तो पढ़ ही रखे हैं सारे के सारे। तो उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा चीजें पता है। तो यहाँ से, और अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया, पढ़ दिया तो छोड़ दिया, अभी भी लगातार पढ़ते रहते हैं। और जब भी नशिस्त में बैठते हैं तो ये बात होती है कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, इस तरह से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि, और कहते हैं ना, ज्ञान व्यक्ति को वैसे भी विनम्र बना देता है। तो बिल्कुल। इतने बड़े शायर होकर अगर वो इस तरह विनम्रता दिखा रहे तो ये वाकई सीखने वाली बात है। हाँ, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि समकालीन हिंदी या उर्दू गजलकारों में से आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन से हैं और क्यों? इंडिया में बहुत सारे हैं। शारिक कैफी साहब का नाम लिया, बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब उनकी एज के हिसाब से बिल्कुल नए लड़कों वाली शायरी करते हैं, पढ़ के एकदम मजा आ जाता है। जैसे मैं आपको शायरों के साथ उनके ना शेर भी सुनाता रहूंगा एक दो। जी जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल। तरफदारी नहीं कर पाए दिल की, जी अकेला पड़ गया बंदा हमारा। शारिक कैफी साहब का वाह शेर है। तरफदारी वाह वाह। नहीं कर पाए दिल की, अकेला पड़ गया बंदा हमारा। और शारिक कैफी साहब के तो बहुत सारे शेर हैं। अब वही बात है, जब एकदम से हो जाता है तो फिर मैं भूलने लगता हूँ शेर। तो शारिक कैफी साहब मुझे बहुत पसंद है। फरहत एहसास साहब मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही कमाल लिखते हैं। उनका भी शेर सुनाता हूँ। मेरे सैलाब को रुकने के इशारे जैसा, मेरे सैलाब को रुकने के इशारे जैसा, एक महबूब मिला वो भी किनारे जैसा, जिसने वाह देखा है तुझे मुझको भी देखा होगा। मतलब इतना प्यारा शेर है ये तो। जिसने देखा है तुझे मुझको भी देखा होगा, चांद के पास किसी धुंधले सितारे जैसा। वाह वाह, क्या क्या बात है कुशल, क्या बात प्यारा है। है। तो फरहत एहसास साहब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उनके अंदर जो है ना एक अना का वो है, मतलब
एटीट्यूड वाली शायरी है उनकी। उनका एक शेर है कि ईगो। फरहत एहसास को दरियाफ्त तो कर सकते हैं, मतलब फरहत एहसास साहब को आप डिस्कवर तो कर सकते हो, खोज के तो ला सकते हो, जी फरहत एहसास जी। को इजाद नहीं कर सकते। तो वो मतलब इतनी अना वाला शेर है ना कि फरहत एहसास को आप कहीं ढूंढ के इल्तिजा करके और वैसे तो बुला सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप दूसरा फरहत इजाद एहसास खड़ा कर देंगे, वो पॉसिबल तो नहीं वो है। तो मुश्किल अना है। पॉसिबल ही नहीं है। कमाल की, मतलब उनकी शायरी है, बहुत ही कमाल की है। तो फरहत एहसास साहब मुझे बहुत पसंद है। अभी मैं समकालीन राइटर्स में बता रहा हूँ, ये तो हमारे बड़े हो गए, उनसे एक पीढ़ी अगर नीचे आते हैं तो उनमें मुझे पसंद है, जैसे हमारी पीढ़ी में तो आशु भैया बहुत अच्छे शेर कहते हैं। आशु भैया, आशु मिश्रा भैया, जो लोग सुन रहे हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, कमाल के शेर कहते हैं। और उनका शेर है कि हुस्न और कुछ नहीं छत की हरी काई है, हुस्न कुछ और नहीं छत की हरी काई है, वक्त बेवक्त जहां पांव फिसल जाता है। ये आशु भैया का शेर है। वाह। वक्त बेवक्त जहां पांव फिसल जाता है। वो एक और शेर है, वो परेशान हो तो सुनता है मेरी बातें भी, रात के वक्त फटा नोट भी चल जाता है। क्या बात है। बहुत बहुत कमाल की शायरी बहुत करते हैं। बढ़िया। उनका एक शेर है कि आंख में आंख थी रुकने की सदा देती हुई, मतलब आंख और आंख एक दूसरे को देख रही है, सदा का मतलब है आवाज। आंख जी में आंख थी रुकने की सदा देती हुई, हाथ में हाथ था जंजीर से मिलता जुलता। ये काम मत पूछिए काम में नाम मत पूछिए नाम में क्या रखा है, काम करता हूं तकी मीर से मिलता जुलता। तो आशु भैया भी वाह। बहुत, मतलब बहुत ही कमाल के शायर हैं। चिराग भैया हैं, बालमोहन भैया, वो तो अभी छाए हुए हैं, तो उनके तो शेर, और आप सबके ओ तकिए को चूमने वाली, मेरा हिस्सा मुझे दिया कर, लबो रुख लबो क्या था, लबो रुखसार तो क्या चश्मे स्याह भी उसकी, अब तो मैं भूल गया सालगिरह भी उसकी। वाह तो वाह। बालमोहन भैया भी मुझे बहुत पसंद है। और मतलब कई सारी लिस्ट है, मैं आपको बताता जाता हूँ, बोर मत जी जी होइएगा। बिल्कुल। नहीं 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 नहीं। और ये है ऋषभ, है मेरा भाई ऋषभ, बहुत अच्छे शेर कहता है। ऋषभ के भी, मतलब ऋषभ का शेर है कि ये हिज्र कैसे काटता है आदमी की उम्र, नदियों से कटने वाले बड़े पर्वतों से पूछ, किस किस से तेरे बारे में पूछा नहीं पता, जा डाकियों से पूछ, जा कंडक्टरों से पूछ। तो वो भी बड़ा क्या एकदम बात है। कमाल का काम है उसका। बहुत अभिशार भैया हैं जो बहुत ही अभी प्यारा शेर है। लाइव में थे अभिशार भैया, पता नहीं अब हैं कि नहीं है। कमाल का, मतलब उनके भी कमाल के शेर हैं। क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आप पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास और। ये अभिशार भैया का शेर है, और ये उस चीज को लेकर, उस चीज को बयां करता है कि कई सारे राइटर्स जो है ना वो खुदकुशी कर लेते हैं। कई सारे ऐसे जी राइटर्स हुए हैं जिन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो उनके अंदर मुझे, मतलब कई, आनिस मोइन, शकीब जमाली, जलाली, सरवत हुसैन, कई सारे विदेशी राइटर हैं, वर्जीनिया वूल्फ और सारा शगुफ्ता, कई सारे ऐसे शायर हैं जो जिन्होंने सुसाइड कर ली। मतलब ये चीज देखिए, तो ये जो शेर है ना उस पूरी कहानी को बयां करने वाला है। जैसे क्या खुदकुशी सभी को ये आवाज देती है, आप पटरियों के पास आ थोड़ा सा पास हो। तो अभिशार भैया मुझे बहुत पसंद है। सरहद पार से भी कई सारे ऐसे शायर हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिनमें तहजीब हाफी तहजीब साहब बहुत हाफी। बहुत ज्यादा पसंद है। जी मतलब उनके तो अब शेर क्या ही कहने, वो तो वो बाहया हया के उस मकाम पे पहुंच गया, बाहया मतलब शर्म करने वाला, वो बाहया हया के उस मकाम पे पहुंच गया कि उसके नैन नक्श तक नकाब में बदल गए। और वाह। वो बाहया हया के उस मकाम पे पहुंच गया कि उसके नैन नक्श तक नकाब में बदल गए, वो जंग रुक गई तो टैंक रंग फेंकने लगे, कमान में जो तीर थे गुलाब में बदल गए। तो तहजीब हाफिज साहब भी बहुत कमाल के। जिया मजकूर साहब हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब हद नहीं है। और खुर्रम आफाक हैं, वो भी बहुत अच्छे। मतलब तमाम ऐसे नाम है जो मुझे अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स में बहुत ज्यादा पसंद है। जी तो आपको गिनाऊंगा तो फिर कोई एक नाम आप पूरा नहीं ले लाइव इसी में, सकते। नहीं एक नाम करूँ। अच्छा। वैसे आपका भी एक शेर है कि माँ उस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ था। तो मेरा सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ था उस लड़के के साथ। ये ये मैंने रील पोस्ट की थी।
तो उसमें ना कमेंट्स आ रखे हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें देखिएगा। तो मुझे लगता है शायर का काम ना शेर कहने के बाद खत्म हो जाता है, वो क्या कहना चाह रहा है। वो अली जरियून भैया बहुत अच्छा लिखते हैं, यहाँ पे अभी किसी ने नाम लिया, वाकई कमाल का काम है अली जरियून भैया का, तो मतलब बहुत बड़ा कैनवस है उनका। तो उसका आंसर जानने के लिए आप उसके कमेंट बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा। सुना दीजिए ये वाली गजल। जहां जहां पे तुझे गैर ने छुआ हुआ था, वहां वहां पे मेरा जिस्म भी जला हुआ था। शिकस्त होनी थी ये मेरा पहला इश्क था, और वो बेवफा यही करते हुए बड़ा हुआ था। फिर एक वाह। रोज मुझे ये पता लगा उसके पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। फिर एक रोज मुझे ये पता लगा उसके पुराने आशिकों के साथ भी बुरा हुआ था। पिता के कहने से लड़की ने घर बसा लिया, पर माँ इस कहानी में लड़के के साथ क्या हुआ था। बहुत बहुत सुंदर, वाह क्या कहने। कुशल, कई बार ऐसा होता है कि लिखते वक्त ऐसा होता है कि हम कोई एक सब्जेक्ट पर जाकर रुक जाते हैं, हमें लगता है हम उस जोन से बाहर नहीं आ पाते। आप कैसे बचते हैं किसी एक ही सब्जेक्ट पर लिखने से? कैसे मुझे डाइवर्ट लगता करते हैं है आप अपने आप को? ये चीज है ना, शुरुआत में जैसे होता है, जब हम शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं तो हम भरे होते हैं। देखो ऋषु भी आ चुका है, इसका मैंने भी शेयर सुनाया था, जो ऋषु इंस्टा करके ये जो आइडिया भी ज्वाइन किए, जो लोग इसको पढ़ना चाहें वो बहुत अच्छा शायर है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे शुरुआत में तो क्या होता है कि बहुत सामने की चीजें हम लिखना शुरू करते हैं। कोई भी इंसान जब लिखना शुरू करता है तो बिल्कुल सामने की चीजें, जैसे मोहब्बत पे लिखना, जिस्म पर, बदन पर, बेवफाई पर, ये सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे असातिज़ा, जो हमारे पुराने शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, वो उन्होंने किन किन फील्ड्स को टच किया है। जब आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि ऐसी जगह भी हैं, वो सतहें भी हैं जहां पे जिन पर शायरी की जा सकती है। हुस्न, बेवफाई, लड़की, मोहब्बत के आगे भी शायरी है। तो ये चीज जब हम लोग पढ़ने के बाद जब हमें एहसास होता है, उसके बाद हम डिफरेंट जोन की तरफ अपने आप ही, मतलब पढ़ने के साथ साथ ही हम दूसरी चीजों को टच करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है। सब कुल तो मिला ऐसे के कभी लगता है कि पढ़ना है हम बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि एक मिजाज तो शायर का हमेशा होता ही है, एक रंग। जो कोई भी शायर है, कोई भी राइटर है, तो उसका हमेशा से एक पैटर्न तो उसके अंदर देखने को मिलेगा ही। वही चीज उसको बाकी शायरों से अलग बनाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर आप परवीन शाकिर को जैसे पढ़ेंगे, पाकिस्तान की बहुत अच्छी शायरा थी। उनका एक शेर है कि वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। सब्र आ तो जाता। ये उनका शेर है। तो जैसे परवीन शाकिर को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी शायरी के अंदर फूल, तितली, खुशबू, और इनके इनके जिक्र, हवा, बादल, घटा, इनके जिक्र ज्यादा है, बरसात, बारिश, इनका जिक्र ज्यादा है। तो ये जो चीज है ना, ये उनका एक मिजाज बयां करती है, उनके बारे में ये चीज वो दिखाती है। तो हर मुझे उनका एक शेर भी याद आ रहा है कि अब्रू बरसे तो इनायत उसकी, शाख तो सिर्फ दुआ करती है। हाय हाय हाय, इसका एक शेर वो भी बड़ा अच्छा है, शाख तो सिर्फ फैसला सिर्फ हवा करती है। वो कैसे था कि चराग, पता नहीं, मुझे पहला मिसरा याद नहीं आ रहा। तो मतलब वही चीज है जो मैं बोल रहा था ना, हर शायर का अपना एक रंग है। तहजीब हाफिज साहब को भी अगर आप सुनेंगे ना तो आप देखेंगे वो भी दरिया, मोहब्बत और पेड़, दरख्त, परिंदे, इनके बारे में बात करते हैं। सेम ऐसा जमाल एहसानी साहब के साथ है। तो ये चीज अपने आप ही, वो जो रंग रहता है ना, वो शायर पे होना भी जरूरी है, जो शेर सुनकर ही समझ में आ जाए। जैसे मैं अभी फरहत एहसास साहब की बता रहा था, उनके अशार के अंदर ना अना का पहलू है, वो शेर सुन के समझ आ जाता है ये फरहत साहब का है। शारिक कैफी साहब का जो है ना, वो शेर सुन के समझ आ जाता है ये शारिक साहब का है। तो ये उनकी ओरिजिनलिटी को शो करता है, ये दिखाता है कि उनका जो मिजाज है, उनका जो रंग है, उस चीज को बयां करता है। तो अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे ज्यादा लिखते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए या बचना चाहिए, उसको कैरी करना चाहिए, लेकिन उसको और अच्छे तरह से, और उसको मतलब चिराग को सूरज बनाकर पेश करना चाहिए, और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहिए। जी
तो बहुत ज्यादा पहले पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना पहले बहुत ज्यादा तो पढ़िए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ना उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक जैसे मतलब ये जरूरी नहीं कि आप शायरी ही पढ़ें, ये कतई जरूरी नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आप आर्टिस्ट के, अगर आप इंसान भी हैं और सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ, हमारे ज्योग्राफी जो है वो कैसी है। तो ये सारी चीजों का इल्म होना ही चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। प्लेज पढ़ना चाहिए, प्रोज पढ़ना चाहिए, नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, और अपने जुबान के अलावा बाकी जुबान को भी, चाहे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में हो या फिर उसका तर्जुमा हो, पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी बिल्कुल। कुशल, जब विषय की बात हो ही रही है तो अक्सर हम देखते हैं कि साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, जैसे कि अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो अगर कविता, कहानी, उपन्यास, जितनी भी विधाएं हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं या जो सामाजिक कुरीतियां हैं या जो स्त्री संबंधित समस्याएं हैं, उनको बहुत ही प्रभावी ढंग से हम व्यक्त कर पाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि गजल और नज्म भी इन सारी समस्याओं को उतने ही प्रभाव से अभिव्यक्त कर पाती है? देखिए, उसका रीजन है, जो गजल या नज्म जो है या उर्दू जुबान जो है ना, वो उसको बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। 200 साल पुरानी जुबान है। जितना भी लिटरेचर या जितना भी प्रोज या पोइट्री जो भी हमें देखने को मिलता है, वो 200 साल से ज्यादा का है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों का जिक्र नहीं है, बराबर इन चीजों का जिक्र हो रखा है, हर एक चीज का जिक्र हो रखा है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है जितना हमें हिंदी या संस्कृत की चीजों में देखने को मिल जाता है। हिंदी में तो मतलब हिंदी तो कितनी पुरानी भाषा है, मतलब कितने सालों से चली आ रही है, दुनिया भर का उसमें डेवलपमेंट हुआ, दुनिया भर का उसमें क्या बोलते हैं उसको, बदलाव आए। तो उर्दू को अभी हमें थोड़ा सा स्पेशली, एक तो उर्दू ज्यादा पुरानी नहीं है, उसका अभी विकास थोड़े टाइम पहले हुआ है। उसके अलावा भी गजल तो बिल्कुल और भी कम पुरानी है, बिल्कुल नई चीज है, जो मीर के बाद, स्पेशली गालिब के बाद जो एक पूरे स्ट्रक्चर में आई। मतलब 200-300 साल से पहले तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो हमको इस चीज पर लेकर उर्दू को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, गजल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज जिस हिसाब से और जिस तेजी से, जिस रफ्तार में और जिस क्वांटिटी में काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें भर भर के आपको आने वाले 20 या 25 सालों में और अच्छे से देखने को मिलेंगी। चलिए, आप कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपका एक घरेलू हिंसा पर एक शेर है, वो नहीं छोड़ेंगे हम। वो गजल हम सुनना चाहेंगे कि निकल जाए बाहर ये गुस्सा तो अच्छा। बाकी तो आप अपने मुंह से सुनाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी को बनाने में किस्मत तो है ही, मगर अपने हाथों में मेहनत तो है ही। ये मुमकिन है तुझको हुनर देख चुन ले, वगरना तो फिर खूबसूरत तो है ही। ये मुमकिन है तुझको हुनर देख चुन ले, वगरना तो फिर खूबसूरत तो है ही। निकल जाए बाहर ही गुस्सा तो अच्छा, कि फिर आपके घर में औरत तो है ही। सभी लड़कियां छिप गईं शाम ढलते, सभी लड़कियां छिप गईं शाम ढलते, कहो कुछ भी मर्दों की दहशत तो है। क्या बात है कुशल, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। ऑडियंस में से अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कुशल से। कुशल, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे हिसाब से हमारे लेखन का एक लेवल हम सेट कर देते हैं। मतलब हम ये जानते हैं कि हमारे जो राइटिंग का लेवल है वो सेट हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। किस प्रकार आप मेंटेन रखते हैं ये अपना राइटिंग का लेवल? ये तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी मुझे लगता नहीं कि कोई, मतलब लेवल किस चीज को कहेंगे, मतलब अच्छे शेर कहना, क्या आप किस तरह से अच्छे शेर कहते हैं? कई बार हम लिखते हैं तो हम हमारी राइटिंग से सेटिस्फाइड रहते हैं, लाइक वी आर सेटिस्फाइड कि हमने जो लिखा है, हमने हमारा जो लेवल है, हम इतने टाइम से लिखते आ रहे हैं तो उसमें सुधार होता रहता है, तो हम एक स्तर तक पहुंचते हैं। तो आप कैसे मेंटेन रखते हैं वो स्तर? मुझे क्या है, जैसे पोइट्री के अंदर, जैसे अब लिखते लिखते थोड़ा सा वक्त हो गया लिखते हुए और पढ़ते हुए। अतुल भैया भी जुड़े हुए हैं, नमस्ते अतुल भैया। मर्दों की दहशत, क्या बात है, अरे बहुत शुक्रिया भैया। तो क्या होता है कि लिखने और पढ़ने के साथ साथ हमको ये चीज समझ में आ जाती है कि किसी बात को किस तरह से कहना है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको पुराने शायरों को पढ़ना चाहिए। उसकी जो अहम वजह है वो ये है, जिससे आप बात किस तरह से की जाती है वो समझ सके। जब आप कोई नई बात भी कहें तो आप समझ सकें कि उसको किस तरह से बयां करना है। जब आपको ये चीजें समझ में आने लगती हैं, आपको मिसरे बनाने आ जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि उनको
किस तरह से लिखना है, किस तरह से ढांचे में लिखना है, और किस तरह से शब्दों को पिरोना है कि वो सामने सुनने वाले के टक सीधे एकदम उनके दिल पे लग जाए। तो बस यही मैं बस इतना ही ध्यान रखता हूँ कि जो मिसरे कह रहा हूँ वो सामने वाले को समझ आ जाए और वो जितना हो सके उनसे रिलेट कर सके, बस यही मेरा तरीका है। और बाकी मैं वही शेर रखता हूँ जो मुझे पर्सनली, जो मुझे अच्छे लगते हैं, किसी को खुश करने के लिए और वो सब नहीं, जो मुझे खुद अच्छे लगते हैं वो शेर मैं रखता हूँ। जी, पर्सनली अच्छे लगने की बात पे मुझे वो आपका शेर याद आ रहा है कि हजार मन्नतों पर भी कोई बोसा नहीं मिलता, किसी सूरत उस कंजूस के बटुए नहीं खुलते। सुना दीजिए ये वाली गजल भी। तुम्हारे घर मेरी अय्याशी के किस्से नहीं खुलते। भला कब तक 60 लोग अभी तक जुड़े हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और इस बातचीत को खास बनाने के लिए। तुम्हारे आप सबकी नजर है ये गजल। तुम्हारे घर मेरी अय्याशी के किस्से नहीं खुलते। तुम्हारे घर मेरी अय्याशी के किस्से नहीं खुलते। भला कब तक सिनेमा हॉल के पर्दे नहीं खुलते। न जाने क्यों गले से लगने की हिम्मत नहीं होती। ये अतुल भैया को नजर कर रहा हूं। न जाने क्यों गले से लगने की हिम्मत नहीं होती। न जाने क्यों पिता के सामने बेटे नहीं खुलते। वहां वो 2 बजे के बाद बाहर पांव रखती है। वहां वो 2 बजे के बाद बाहर पांव रखती है। यहां पर 9 बजे के बाद दरवाजे नहीं खुलते। हजारों मन्नतों पर भी कोई बोसा नहीं मिलता। बोसा मतलब किस। हजारों मन्नतों पर भी कोई बोसा नहीं मिलता। किसी सूरत में उस कंजूस के बटुए नहीं खुलते। कोई उम्मीद क्या रखे कुशल दोनेरिया तुमसे। कोई उम्मीद क्या रखे कुशल दोनेरिया तुमसे। कभी पायल नहीं खुलती, कभी झुमके नहीं खुलते। बहुत बहुत सुंदर है, क्या कहने। कमेंट में कोई पूछ रहा है कि आपके उस्ताद कौन है, अगर आप उस्ताद कोई जवाब देना। जितने भी बड़े मैंने जिनका नाम अभी तक लिया, सबसे सीखा हुआ है, सबसे सीखा है। मतलब कोई एक नाम लेना तो पॉसिबल है नहीं कि जिन्होंने मुझे बैठ के या फिर कदम कदम पे चीजें बताई हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े जो मैंने इस लाइफ में पहले बोले थे, उन सब से कहीं ना कुछ हमेशा सीखता रहा हूँ। तो कोई एक इंसान नहीं है, सभी हैं। मतलब अजय जी कह रहे हैं कि जॉन साहब का कोई शेर सुना दीजिए। जॉन साहब का शेर है कि ये ठीक है कि गर्दिशे हालात के सबब। ये ठीक है, मतलब मेरे हालात अभी खराब चल रहे हैं, ठीक है उसकी वजह से। ये ठीक है कि गर्दिशे हालात की सबब। दिल भी मेरा तबाह है, हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना, मेरी शिकस्त असल में किसकी शिकस्त है। जॉन साहब का। वाह, खैर जॉन साहब की तो बात ही अलग है। उनके तो हर शेर पे वाह निकलनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़े शायर हैं वो जी। उनका वो शेर है ना, मुझसे मिलने आप आए हैं, बैठिए मैं बुला कर लाता हूँ। अरे क्या तो कितना प्यारा शेर है, कितना प्यारा शेर है। कुशल, अमूमन जब आप किसी काम में सफल हो जाते हैं या जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो लोग अक्सर आपकी सफलता की बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए ये कितना संघर्षपूर्ण रहा है अब तक का सफर, और क्या ऐसे 2-4 नाम है जो आपको लगता है कि आपके संघर्ष में हमेशा आपके साथ रहे हैं। संघर्षपूर्ण तो मतलब मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत रहा हूँ। मुझे बड़ों की तवज्जो, लोगों का प्यार, मेरे सारे दोस्तों का प्यार, उनका साथ बहुत जल्दी मिल गया, बहुत ज्यादा जल्दी। मतलब 1-2 गजल के बाद ही मुझे मतलब मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म भी हुआ या होता रहता है, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे, लेकिन एकदम से प्यार मिलना शुरू हो गया था। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई स्ट्रगल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और अगर मैं इस सफर की बात करूं तो ये सफर बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं जब मोस्टली रात की बस से जब अपने गांव जाता हूँ तो जिस तरह वो सफर होता है, ठंडी हवा लगती है और हल्के हल्के बाल उड़ रहे होते हैं और अपनी मतलब सारी जो घर के आसपास की चीजें वो नजर आती रहती हैं, पुरानी यादें ताजा होती है, तो बड़ा जो सुखद फीलिंग होती है, वो बड़ी जो प्यारी सी जो फील आती रहती है। ये शायरी का सफर भी बिल्कुल उसकी तरह। तो इसमें भी हल्के हल्के बाल उड़ रहे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा लग रही है, बीच बीच में बस रुक रही है और वो सारी चीजें दिख रही हैं
जिनके सामने से मैं हमेशा गुजरता रहा हूँ। तो स्ट्रगल वाले कुछ ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जी, अभी आपने घर की बात की तो मैं इससे सवाल पूछ लेती हूँ, क्या कैसा लगता है परिवार वालों को जब अब आपको देखते हैं, कैसा फील करते हैं? ठीक लगता है, उनको लगता है कि अब जैसे हमारे गांव में भी कई लिखने वाले हैं वो, या जो बड़े लोग हैं जो उम्र दराज हैं, जो कवि हैं, और वो जब पिताजी को मिलते हैं और पापा को बोलते हैं अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा लिख रहा है। अभी कोई एक सम्मान समारोह हुआ था, हालांकि मेरा अपना रीजनल जो पोइट्स हैं उनके साथ कोई खास जान पहचान है नहीं, उनको बस सोशल मीडिया से पता लगता है कि मैं भी लिखता हूँ, किसी तरह की कोई किसी तरह का कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस बुक अच्छा खासा इवेंट था जो हर साल होता है, वहां मेरे पापा भी गए हुए थे कवि सम्मेलन में, और वहां पे जो नवोदित कवि ऐसे करके अनाउंसमेंट हुई और उसमें उन्होंने मुझे एक प्राइज दिया, जो हर साल किसी एक को पूरे जिले में से वो ढूंढ के देते हैं। तो मुझे भी इस चीज का बाद में पता लगा, और पापा भी वहां खड़े, वो तो कवि सम्मेलन के लिए गए थे, और उनको जब स्टेज पे बुलाया गया तो वो भी बहुत ज्यादा शौक होकर खुश भी हुए। तो उनको जब चीजें नजर आती हैं, छोटी छोटी चीजें भी जब उनको दिखती हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि करियर सेट कर लो एक बार, फिर अपने शायरी वायरी करते रहना। नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको जो प्राइज मिला उसके लिए। आप गजलें लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, कोई ऐसी हिंदी कविता लिखी है आपने जो आप अभी सुनाए? हिंदी कविता लिखी पर वो याद नहीं है, मतलब हिंदी वैसे एक युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लिखी थी। दूर रण से चीखती चिंगाड़ती, नाद जो कानों के पर्दे फाड़ती। तो वो बहुत बड़ी कविता है, वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। या जो सुनना चाहेगा जो मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको भेज दूंगा, याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप फिर मुझे वो वाली गजल सुना दीजिए कि लबों पर हाथ रख रही है खुद खुशी की बात पर, हजार बार कहा है होठ रख दिया करे, ये सुनना चाहेंगे हम। कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, उसे कहो कि हर किसी को दिल नहीं दिया करे। वाह, कोई मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करे, उसे कहो कि हर किसी को दिल नहीं दिया करे। मैं देखता हूँ रोज रोज इस कदर हसीन जिस्म, कहाँ से बन क्या रहे हैं कोई तो पता करे। लबों पे हाथ रख रही है खुदकुशी की बात पर, हजार बार बोला है कि होंठ रख दिया करे। ये क्या बात है, बहुत ही प्यारी गजल है, बहुत ही प्यारा। आखिरी वाला बहुत ही प्यारा है। बहुत शुक्रिया। कुशल, जो भी अभी नया लिख रहे हैं या लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, जो गजल लिखने की शुरुआत कर रहे हैं अभी, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह शुरुआत करें, क्या आधार बनाए वो अभी शुरुआत में जितना हो सके उतना पढ़ो, मतलब खूब सारी चीजें नए से शुरू करो, वीडियोस देखो, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जितना हो सके उतना लिखो। और कई लोग ये कहते हैं कि भैया अभी तो बस पढ़ रहा हूँ, अभी लिखना शुरू नहीं किया। ऐसा मत करो, खूब सारा पढ़ो और साथ ही साथ खूब सारा लिखो, हर तरह का लिखो। कॉमेडी कविताएं लिखो, पैरोडीज लिखो, गजल लिखो, कहानी लिखो, कविता लिखो, छोटा सा एक मूवी का सीन लिख दो, कमरे में बैठे हैं, प्लेज जैसे लिखते हैं वो लिखो, जिंगल लिख दो। मान लो जैसे निर्मा का एड लिखना है तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे, बस लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना जो गर्द जमी हुई है, जो डस्ट जमी हुई है ना, वो साफ होती जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से, जैसे हम लोग बोलते हैं चेस जो है वो दिमाग का गेम है, दिमाग का तो है ही, लेकिन वो प्रैक्टिस का भी गेम है। उसमें आप कितना भी, अगर आपका आईक्यू कितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप पहली बार चेस खेल रहे हैं और कोई इंसान जो 1 महीने से चेस खेल रहा है वो आपको हरा ही देगा। तो दिमाग तो है, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। सेम ऐसा ही इसमें गजल के साथ है। तो गजल में पढ़ना और ये सारी चीजें तो जरूरी हैं ही, लेकिन साथ में लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर तरह का लिखना, अपने आप को महदूद नहीं रखना है, लिमिटेड नहीं रखना है कि नहीं मैं तो गजल ही कहूंगा, नहीं मैं तो अब बहर में नहीं लिख रहे तो बिना बहर के लिखिए, अभी वो भी बड़ा जरूरी है। तो लिखते रहिए। प्रेमचंद साहब को लिखना और पढ़ना। हाँ, प्रेमचंद साहब का तो वो जुमला भी है ना कि मैं मजदूर हूँ, जिस दिन मैं नहीं लिखता उस दिन मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। प्रेमचंद साहब वो बड़ा फेमस है। तो कई लोग कहते हैं कि अरे ऐसे तो कुछ भी लिखते रहो, मतलब बिल्कुल लिखो। मेरा तो ये मानना है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लिखो, उसको पोस्ट मत करो। जरूरी नहीं कि आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, दूसरों को दिखाएं। अपनी खुशी के लिए, अपनी जहन की सफाई के लिए बस लिखो।
जी। संवाद की समाप्ति की ओर हम अग्रसर हैं, तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि कुशल आप वो वाली गजल सुना दीजिए, जाने क्या दिल के साथ, सुबह करता है शाम करता है, जाने क्या दिल के साथ सुबह करता है, ये करता वाली। है रात करता है, जाने क्या दिल के साथ करता है। ये गजल तो नहीं, इसमें दो ही शेर हैं चित्रा। तो सुबह ये सुना करता दीजिए। है रात करता है, जाने क्या दिल के साथ करता है। किसी दिन घर से भाग आऊं तो पास रख लेगा, हाथ रख बात लेगा, करता है। बात करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। उम, समाप्ति की ओर अग्रसर हम हैं, और अगर आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहे या कोई और गजल सुनना चाहे तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। ये पॉसिबल है कि कोई इंस्टेंस किसी चीज पर लिखने को कहे और हम लिखने को इंस्टेंस कहे। लिखते हैं। हाँ हाँ, पॉसिबल है। ये तो कैसी बात है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अगर कहूँ कि किसी पेन पे कुछ लिखो, तो एक दो ख्याल तो आपके जहन के अंदर वैसे ही आ जाएंगे बिना किसी उसके। ये हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना लिखा जाए, लेकिन इंस्टेंटली हम लोग लिख तो सकते ही हैं। सनी बहुत सारा प्यार, कितना कितनी माशूका, माशूका रही है। जाती सवाल नहीं, दिलजीत भाई। एक बार आपके वो सुना फेवरेट दीजिए। पोएट कौन है होगा? पोइट्स तो मैंने बता दिए अभी, बहुत सारे। आशु मिश्रा भैया हैं, चिराग भैया हैं, पालमोन भैया हैं, तहजीब हाफिज, जिया मजकूर, खुर्रम आफाक, राकिब मुख्तार, और फरहत एहसास साहब, शारिक कैफी जी, साहब। एक पुराने शायरों रिक्वेस्ट है में कि हमारी हमारी रेत हमारा दरिया वाली कोई गजल है, आपको यहाँ सुना तुम दीजिए। देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ताल्लुक खत्म करने जा रही है, कहीं गिरवा ना दे बच्चा हमारा। प्रीत भाई है, अच्छा ये प्रीत एक बड़ा मेरा प्यारा भाई है, प्राय एकदम। तो इसे लिखा है, क्या करोगे मेरा जादू चल गया तो। प्रीत भाई आपको नजर करके सुना रहा हूँ। क्या करोगे मेरा जादू चल गया तो, हफ्ते भर में उसको पागल कर दिया तो, बोलना अगली दफा तलवार उठेगी, गलती से भी उसके ऊपर हाथ उठा तो। बोलना अगली दफा तलवार उठेगी, गलती से भी उसके ऊपर हाथ उठा तो। बद्दुआएं मरने की दे तो रही हो तुम, पर कहीं मैं सच में इससे मर गया तो। बद्दुआएं मरने की दे तो रही हो तुम, और कहीं मैं सच में इससे मर गया तो। जी मुझे दरअसल अच्छे लगते हो आप, जी मुझे दरअसल अच्छे लगते हो आप, उसने मेरी बात सुन करके कहा तो। वाह, ये बहुत गजल थी। बढ़िया। किसी का सवाल है, आपके शायर बनने के पीछे कौन सी घटना रही? ऐसी कोई घटना नहीं थी। शुरुआत से इन चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा फैसिनेशन था। फैसिनेटिंग लगती थी ये सारी चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई घटना से कोई शायर बना, लेकिन हमेशा से मन होता था, बहुत छोटी क्लास से, फोर्थ फिफ्थ क्लास से मतलब मन होता था, जहां तक पीछे कि मतलब मैं हमेशा सोचता रहता था कैसे लिख लेते हैं गाने। जैसे गाना तो मैं अभी भी नहीं लिख पाता, तो जैसे समीर रंजान साहब हम्म। है, उनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। समीर जो आपने लिरिक्स राइटर में जिनका नाम देखा होगा, तो उन्होंने 4000 से ऊपर गाने लिख रखे हैं। तो मैं अभी भी सोचता हूँ यार ये कैसे लिख देते हैं, समझ से बाहर है बिल्कुल, कैसे गाने लिखे जाते हैं। तो हमेशा से ये चीज ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। जी। कुशल, अंत में आप खिड़की और खिड़की से जुड़े हुए समस्त पाठकों को कोई संदेश देना चाहें तो? हाँ, एक तो खिड़की को बहुत सारी शुभकामनाएं कि 1 वर्ष पूरा होने के उसमें। और मैंने प्रोफाइल देखी थी, बहुत अच्छा। मतलब देखिए, पुराने लोगों को तो सभी सामने लाते हैं। कई सारे पेजेस ऐसे हैं जो पुराने लोगों को सामने लाने का काम कर रहे हैं, और वो तो बजाहिर हैं ही। ऐसा नहीं है कि उनको जी। सामने लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब है भी। वो फहमी साहब नहीं कहते कि अभी चमके नहीं गालिब के जूते, अभी नक्कार पॉलिश कर रहे हैं, ऐसे उनका शेर है। अभी चमके नहीं गालिब के जूते, अभी नक्कार पॉलिश कर रहे हैं, इस तरह से। तो खैर वो तो सामने मतलब आ ही जाते हैं। अगर कोई शायरी में अगर वो जुड़ा हुआ है, तो गालिब मीर तक तो वो उनसे बच के तो निकल ही नहीं सकता, वहां वो पहुंच ही जाएगा अगर वो सीरियस है तो। सबसे अहम चीज होती है, वो होती है नए लोगों को सामने लाना, नए लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको इंस्पायर करना। ये काम बहुत अच्छे से खिड़की खिड़की द्वारा किया जा रहा है। और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मानता हूँ कि आपने आज के दिन मुझे मेरी तमाम शर्तों को मानते हुए
मुझे लाइव पर जुड़ने का मौका दिया। वक्त भी एडजस्ट कर लिया, डेट भी एडजस्ट कर ली, सारी चीज, उसके लिए बहुत शुक्रिया और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू कुशल, थैंक यू सो मच। एक तो आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और मुझे भी अवसर मिल सका कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी लंबे टाइम बाद आपसे बातचीत हो पा रही है और बहुत बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी हम संवाद की समाप्ति की ओर हैं। आज का संवाद बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिले हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि हर शेर पर वाह निकलेगी और वो निकली भी है। आज खिड़की उत्सव समाप्त हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ खिड़की उत्सव की समाप्ति है, साहित्यिक यात्रा की नहीं। साहित्यिक यात्रा अनवरत चलती रहेगी खिड़की पेज पर। आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कल को कोई और लिखेगा, पढ़ेगा। इस बात से मुझे साहिर लुधियानवी जी का एक शेर याद आता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इसी आशा के साथ आज इस संवाद को मैं समाप्त कर रही हूँ। खुश रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि।